हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन प्रिपरेशन में आज आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर आई हूं। ये सवाल एज इट इज भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैं आज आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर होते रहें एंड एग्जामिनेशन में आप सभी आसानी से अच्छा स्कोर कर सकें। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जो कि स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल एंड प्रीवियस एग्जामिनेशंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद बनाया गया है। इसमें डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस कवर तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रहे कि जो आप पढ़ रहे हो उसमें से कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसके बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। न्यू बैच हमारा अपकमिंग मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो एंड फ्री वीडियोस को देखने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कंटेंट पर जाते हो, आपके सामने कुछ फ्री वीडियोस आ जाएंगी, मेरे सेपरेट कंप्लीट कोर्सेज आ जाएंगे, जिसके लिए जो कि एग्जाम के लिए काफी है। इसके बाहर से ना आपको कोई बुक लेने की जरूरत है, ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट के लिए पे करने की जरूरत है। इस कोर्स के बाहर से कुछ भी एग्जाम में नहीं आता है। लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों ने सिर्फ इसी से पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे स्कोर से क्वालिफाई किया था। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, पीडीएफ एंड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं। इसमें आपके स्टेट के साथ साथ बाकी के स्टेट्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी होती रहे। आप सभी स्टूडेंट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए बस गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। Which of the following statement best describes the principles of research ethics? So research ethics मतलब शोध नैतिकता। अब देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। जैसे कि किसी और का किया हुआ काम हम अपने नाम से पब्लिश नहीं कर सकते। रिसर्च के दौरान अगर सैंपल के लिए या इंटरव्यू के लिए हम किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम उनको उस कार्य के लिए फोर्स नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ नैतिकता, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं जो रिसर्च में फॉलो करने चाहिए। तो आपको बताना है कि इनमें से रिसर्च एथिक्स की सही स्टेटमेंट क्या है। When a researcher publishes previously published material by himself, it is not plagiarism. So plagiarism का मतलब होता है साहित्यिक चोरी। मतलब किसी और का डेटा अगर मैं अपने नाम से पब्लिश कर दूं ये बोलकर कि ये रिसर्च मैंने खुद किया है, तो उसको साहित्यिक चोरी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि अगर मैं एज अ रिसर्चर पहले से अगर कोई पब्लिश हुआ मटेरियल है उसको अपने नाम से पब्लिश कर दूं, तो ये बोल रहा है कि वो साहित्यिक चोरी नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये साहित्यिक चोरी होती है। Following standard research ethics is the sole responsibility of the institute. So research ethics को फॉलो करना इंस्टीट्यूट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उस पर्टिकुलर रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। Ethics in research lays the bounds of discipline for a researcher. ये बोल रहा है कि रिसर्च के दौरान जो एथिक्स है, नैतिकता है, वो कुछ सीमाएं निर्धारित करती है। अनुशासन एक रिसर्चर को फॉलो करना होता है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव, नो, नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। Arrange the following sections of a research dissertation in correct sequence. So आप लोगों को पता है रिसर्च डिसर्टेशन होता है, जैसे रिसर्च के दौरान हमें थीसिस लिखनी होती है, वैसे ही डिसर्टेशन भी यही होता है। ठीक है, इसको लिखते समय कुछ सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। तो 4 स्टेप्स दिए हैं, आपको इनको अरेंज करना है। एक्नॉलेजमेंट, जिसको आभार कहते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। एक्नॉलेजमेंट इसको याद रखिए। रिसर्च मेथड्स की कैसे कौन कौन सा मेथड आपने रिसर्च के दौरान यूज किया है। डिस्कशन या फिर लिटरेचर रिव्यू। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में एज इट इज भी पूछा गया है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक्नॉलेजमेंट को। तो ए सबसे पहले आ जाएगा, ये दोनों हमने एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद आता है लिटरेचर रिव्यू। एक्चुअली एक्नॉलेजमेंट हमें बताता है कि किस बारे में हम रिसर्च करने वाले हैं, क्या हमारा टॉपिक है। लिटरेचर रिव्यू हमें हेल्प करता है ये जानने में कि जो भी टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया है उससे रिलेटेड पहले कुछ रिसर्च हुई है या नहीं। कई बार क्या होता है,
एक रिसर्चर सोचता है कि जो टॉपिक मैंने उठाया है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन ऑलरेडी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका होता है, इसलिए सेम टॉपिक का लिटरेचर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो ए के बाद ऑप्शन डी आएगा। यहाँ पर देखिए हम सही आंसर तक पहुँच गए हैं। देन रिसर्च मेथड्स की कौन-कौन सा तरीका हम यूज़ कर रहे हैं और सबसे लास्ट में आ जाएगा डिस्कशन। एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू व्हाट? सो वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है रिसर्च का। ठीक है, इसको वैधता बोलते हैं कि हमारा रिसर्च वैध है या नहीं, जिस कार्य के लिए हम रिसर्च कर रहे थे वो सही है या नहीं। वैलिडिटी को सिंपल लैंग्वेज में हम एक्यूरेसी बोलते हैं। इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वैलिडिटी को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखिए, जब कोरोना चला था, कोरोना की वैक्सीन बन रही थी, तो वैक्सीन का ट्रायल जब हो रहा था वो सब लोगों पर तो नहीं हुआ था। किसी-किसी लोग पर हुआ था ना, कि मान लीजिए उन्होंने शुगर पेशेंट्स को सेलेक्ट कर लिया था, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के पर्सन को सेलेक्ट कर लिया था, छोटे बच्चे के लिए अलग रिसर्च हुई थी। तो ये सब क्या थे? ये सैंपल थे, ये ट्रायल थे। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी भी ऐसे ही काम करती है कि पूरी पॉपुलेशन में से अलग-अलग एज के, अलग-अलग क्राइटेरिया वाले कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। उन सैंपल्स पर हम पहले रिसर्च करते हैं। इन पर अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब है हमारी पूरी पॉपुलेशन पे भी रिसर्च गारंटेड सक्सेसफुल रहेगा। तो ये होती है एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो इसमें देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। द रिगर ऑफ द स्टडी, अध्ययन की कठोरता, गलत जवाब है ये। अगला है द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर। सो वैलिडिटी को एक्यूरेसी जरूर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। द रिलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ। सो कभी भी रिसर्च में उनकी रिसर्चर की पर्सनल लाइफ को इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। अगला है द एक्सटेंट ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट्स प्रोवाइड। ठीक है, जर्नलाइजेबिलिटी का यही मतलब होता है कि हम कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करके उन पर ट्रायल करेंगे, रिसर्च करेंगे, और जो जनरल पब्लिक है उस पर भी वो ट्रायल 100% गारंटेड काम करेगा ही करेगा। ओके, तो यही चीज ऑप्शन नंबर 4 में बोली गई है। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन से ईयर में वो एस्टैब्लिश हुए हैं और कौन से स्टेट या कौन सी सिटी में उनका हेडक्वार्टर या फिर लोकेटेड वो है। सो जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, GRI जो है वो आपका हैदराबाद में लोकेटेड है। One of the following is not the objective of action research। चलिए, सो यहाँ पर एक्शन रिसर्च पर जाने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ। एक्शन रिसर्च से पहले एक बेसिक सा रिसर्च होता है जिसका नाम है फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, इसका और दूसरा एक नाम है, वो क्या है, ये मुझे आप सब स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए। अगर नहीं आता है तो भी बता दो कि नहीं आता है, तो मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ रिसर्च के वीडियो को अलग से शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों से यहाँ पर पूछा है नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ अ स्कूल। तो देखिए, स्कूल की वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, तो ये तो होगा, बट यहाँ पर नॉट बोला है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उकसाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने लर्निंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाएं, तो ये भी सही है, बट नॉट बोला है तो इसको हम गलत कर देंगे। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू अटेंड द स्कूल, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक्शन रिसर्च में हम किसी भी बच्चे को ये मोटिवेट नहीं कर सकते कि आप स्कूल को अटेंड करो, ये किसी भी रिसर्च का पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, सो सेम क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है कि एक्शन रिसर्च के टाइप्स बताइए, और मल्टीपल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 आपने पढ़ लेना है, ये एक्शन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं। Which type of research encourages participants' perspective? सो पार्टिसिपेंट्स के पर्सपेक्टिव को, यानी कि प्रतिभागियों के दृष्टिकोण को प्रोत्साहित कौन सा शोध का प्रकार करता है? एथनोग्राफिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च,
एग्जीजेटिक रिसर्च या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एथनोग्राफिक रिसर्च। एथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है वो आपका कल्चरल वैल्यू के ऊपर फोकस करता है, आपका कल्चर जो है उसके ऊपर ध्यान देता है। ठीक है, सो इसमें हमेशा पार्टिसिपेंट के यानी कि जो भी रिसर्च के दौरान हमारे प्रतिभागी हैं उनके दृष्टिकोण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि वो किसी की चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके व्यूज़ किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर क्या है। अगर ऐसी कुछ बातें क्वेश्चन में आपको दिख रही होंगी, तो ऑलवेज़ गो फॉर एथनोग्राफिक मेथड। The personalistic style of writing research report are permissible in which of the following research? So इसमें बोला है कि जब हम रिसर्च की रिपोर्ट यानी कि शोध की रिपोर्ट लिखते हैं, तो उसमें आपका व्यक्तिगत शैली एक अपना तरीका हो सकता है शोध लिखने का, उसकी रिपोर्ट लिखने का। तो कौन-कौन से रिसर्च ऐसे हैं जिसमें उन चीज़ों की स्वीकृति आप लोगों को दी जाती है? ठीक है, 2022 में कई बार ये क्वेश्चन आया है। सो सबसे पहला है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, बिल्कुल सही है। सेकंड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो रूल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, हमें वही फॉलो करने होते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च बिल्कुल सही है। हिस्टोरिकल रिसर्च भी नहीं होगा और केस स्टडी रिसर्च सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई ओनली। चलिए यहाँ पर एक और चीज आपको बताती हूँ। जैसे कि केस स्टडी रिसर्च क्या है हमारे पास, क्वालिटेटिव रिसर्च का एक टाइप है, गुणात्मक अनुसंधान का एक प्रकार होता है केस स्टडी रिसर्च। वैसे ही मुझे बताइए कि ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च जो है ये आपका गुणात्मक के अंदर आता है या मात्रात्मक के अंदर आता है, मतलब क्वालिटेटिव का टाइप है या क्वांटिटेटिव का टाइप है। पीवाईक्यू है, ये 2023 दिसंबर के पेपर में आया था, आगे भी आ सकता है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना। एंड अगेन नहीं आता है आंसर तो टेलीग्राम पर जाकर मुझे मैसेज कर दो, कमेंट करके मुझे बता दो कि नहीं आता मैम, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी जहां पर मैंने वो पढ़ाया है। इन डेटा प्रोसेसिंग व्हाट डज एब्रिविएशन SAP stands for? So it stands for systems, applications and products. Which one of the following research procedures will figure under post positivistic approach? So post positivistic approach क्या होती है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको इंडक्टिव, क्वालिटेटिव इनके साथ रिलेट कर लीजिए। सो पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है, आपका ये एक इंडक्टिव अप्रोच होता है। इसका मतलब है कि ये क्वालिटेटिव अप्रोच है जो कि सब्जेक्टिविटी के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये हमेशा सब्जेक्टिविटी के ऊपर काम करता है। एंड जितने भी ये बेसिकली काम किस पर करता है, जैसे हम किसी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स को रिकॉग्नाइज करने में ये बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव्स आंसर को रिकॉग्नाइज करने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर्स विल फिगर अंडर पोस्ट पोजिटिविस्टिक अप्रोच? सो ये किसके अंडर आ जाएगा, ये आ जाएगा एथनोग्राफिक स्टडी के अंदर। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने क्यों आपको इंडक्टिव, क्वालिटेटिव और सब्जेक्टिविटी बताई, क्योंकि अगर आपको ये तीनों चीजें रिलेट करने आ गई तो आपको पता होगा कि क्वालिटेटिव है, इसका मतलब है एथनोग्राफिक ही यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि एथनोग्राफिक स्टडी एक क्वालिटेटिव टाइप के रूल्स को फॉलो करती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप हर रिसर्च के टाइप को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के साथ रिलेट करें और आपके लिए और भी ज्यादा चीजें फिर आसान होती रहेंगी। Which of the following is measure of consistency? So अभी तक हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिसर्च की, एक वैलिडिटी होती है, एक होती है रिलायबिलिटी। ठीक है, वैलिडिटी को जैसे मैंने बताया कि हम एक्यूरेसी बोलते हैं, वैसे ही रिलायबिलिटी क्या होता है, ये होता है कंसिस्टेंसी। तो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
ठीक है। ऑलरेडी इस टॉपिक पर बहुत डिटेल में इंटरेस्टिंग वे में वीडियो मैंने बनाई है, उसको ज़रूर देख लेना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड इसी के साथ फिर सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है, सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो चुके होंगे। एंड अभी भी कोई डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के ज़रिए डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।